हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं वेलकम करता हूं आपके यूट्यूब चैनल वेदांत सारस्वत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991? ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट तो है ही, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, और ये सेम टॉपिक आपके इकोनॉमिक्स में भी है। सो मेक श्योर कि आप इसको लास्ट तक देखें, इसको एंड तक देखें। हम ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे और हम पूरा पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में दे रखा है। ठीक है। और इसके पहले वीडियो में इसके जो पहले वीडियो है उसमें मैंने बता रखा है कि डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। तो वो सब जाके आप देखें, मेक श्योर करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नए टॉपिक से, जो कि हमारी फ्रेश स्टार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम करते हैं हमारा फ्रेश टॉपिक स्टार्ट, जो कि है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। आप सबको पता होगा दोस्तों कि 1991 जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके 3 कंपोनेंट है, यहाँ बोल सकते हैं 3 एलिमेंट है, जिसको हम बोलते हैं एलपीजी: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि लिबरलाइजेशन क्या है। ओके। ये टॉपिक बिजनेस स्टडीज में तो बहुत शॉर्ट दे रखा है, बट इकोनॉमिक्स में थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो मेक श्योर इसका आप आराम से देखें और नोट डाउन भी करना है, चाहे अगर आपकी इच्छा है तो देखो लिबरलाइजेशन है क्या। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड मोर अदर रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल विच वर पुट ऑन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991। इसके अंदर हुआ क्या था कि 1991 के अंदर ये हमारा जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। अब इससे पहले क्या था कि यहाँ पे बहुत सारी क्योंकि ये जो पॉलिसी आई, जो लिबरलाइजेशन आया, इसने क्या करा, जैसे ही आया इसने आते से जो लाइसेंस थे वो हटा दिए। बहुत ही फ्यू जिन पे मतलब जो बहुत ही जैसे एक्सप्लोजन इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, या कोई और इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, इनके ऊपर उन्होंने लाइसेंस लगा दिए। बाकी सबके ऊपर से लाइसेंस हटा दिए गए। ठीक है। उनको जब ये पॉलिसी आई, ठीक है, लाइसेंस हटा दिए गए, कोटा हटा दिया गया, जो कंट्रोल था वो सब हटा दिया गया, उनको फ्रीडम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिल गई। बट जब ये जो पॉलिसी थी, इससे पहले क्या था, जब ये पॉलिसी लॉन्च हुई ना 1991 में, उससे पहले क्या था कि उससे पहले ना आपको लाइसेंस लेना पड़ता था एक छोटी सी इंडस्ट्री खोलने के लिए भी। ठीक है। आप अपने गुड्स को फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे एक प्लेस से अदर प्लेसेस। ठीक है। और आपको हैवी टैक्स देना पड़ता था, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी। ठीक है। और आप अपनी प्राइस को फिक्स नहीं कर सकते थे कि इसकी इतनी प्राइस है, इसकी इतनी प्राइस है। तो सारी चीजें खत्म कर दी। और जैसे लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई तो इसने आते से लाइसेंस खत्म कर दिए। बहुत ही फ्यू इंडस्ट्री को लाइसेंस की जरूरत थी, बाकी किसी को लाइसेंस की जरूरत नहीं है। और साथ साथ में आप अपना जो वो बोलते हैं क्या, बिजनेस है, आप उसको अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं, आप उसके अपने कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं आपके हिसाब से, मतलब कि फ्री, मतलब जो इंडस्ट्रीज जो लेवल था उसको फ्री कर दिया था। गुड्स एंड लेवल जो था, गुड्स एंड सर्विसेज थी, वो आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, आप अपने तरीके से रेट फिक्स कर सकते हैं। और साथ में सबसे बड़ा फायदा हुआ कि जो फॉरेन कैपिटल थी, जो फॉरेन मार्केट था, उसको हमने अट्रैक्ट करा इस पॉलिसी के तहत, और इससे इंडिया को बहुत फायदा हुआ, इंडिया को एक मार्केट मिला। तो लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन क्या था कि इसने जितने भी लाइसेंस, जितने भी कोटा और जितनी भी अदर कंट्रोल की चीजें थी 1991 से पहले, उन सबको हटा दिया। और जब वो चीजें हटा दी तो उसके बाद से जो हम बोलते हैं ना कि एक्सपेंशन, मतलब कि उसके बाद जब हटा दिया तो जितने भी इंडस्ट्रियल थे और जितने बिजनेसमैन थे वो सब फ्री हो गए। तो अब उनके ऊपर था कि वो अपने बिजनेस को कितना एक्सपेंशन कर सकते हैं, कितना उसको कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन उनके ऊपर। ठीक है। वो अपने गुड्स को फ्रीली इधर से मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं यही सारे पॉइंट्स की जब लिबरेशन पॉलिसी आई तो इसके बाद क्या क्या चेंजेस आए। ओके ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं इनके पॉइंट्स कि किस तरीके से जो इंडियन इकोनॉमी थी वो लिबरलाइजेशन हुआ उसका। देखो, जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी लेके आए तब क्या क्या हुआ। अबोलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट फ्यू, जो फ्यू कंपनीज थी, जैसे मैं आपको बताया, जैसे केमिकल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, वॉर इक्विपमेंट्स जो इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, और जो भी जो एटम इंडस्ट्री, जो भी ऐसी इंडस्ट्री थी सेंसिटिव, उन सबको बोला कि आपको लाइसेंस की जरूरत है, बाकी सबके ऊपर से लाइसेंस हटा दिए गए। रिडक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स बहुत ही रिड्यूस कर दिया। ठीक है। और जो अननेसेसरी का वो था, बर्डन था इकोनॉमी पे, उसको हटा दिया गया, जो कि बहुत सारे पहले कंट्रोल जो लगते थे इकोनॉमी पे 1991 से पहले, उन सबको हटा दिया गया, रिड्यूस कर दिया टैक्स। इजी टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, इजी टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल बिकॉज जब टैक्स पर हटा दिए गए, ठीक है, और जो फ्रीडम थी गुड्स की मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इससे क्या हुआ, जो फॉरेन कैपिटल था वो अट्रैक्ट हुआ और वो इंडिया में आए।
इससे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिला। देन नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिजनेस, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आपने बिजनेस को कितना एक्सपैंड करते हैं, कितना आप चाहते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इट्स टोटल डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, देन फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रीडम थी कि आपने प्राइस एंड गुड्स सर्विस को किस तरह फिक्स करते हैं, आप फ्रीली मूवमेंट कर सकते थे। तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं लिबरलाइजेशन के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई तो उन्होंने बहुत सारे लाइसेंस से कोटा और बहुत सारे अदर कंट्रोल जो थे, जो ये सारे कंट्रोल थे कि जो लाइसेंस था, पहले बहुत सी इंडस्ट्री को लाइसेंस लेना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, आप फ्रीली अपने गुड्स का मूवमेंट नहीं कर सकते थे, है ना, आपने गुड्स का जो क्या बोलते हैं प्राइस था उससे आप अपने तौर तरीके से सेट नहीं कर सकते थे, ठीक है, और आपको हैवी टैक्स देना पड़ता था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में दिक्कत आती थी। तो वो सब इन्होंने हटा दिए, और जैसे ही ये लिबरेशन पॉलिसी लेके आए वैसे ही इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिला। और जैसे ही ये पॉलिसी आई तो ये इस पॉलिसी ने आगे से ये सब करा, इसने लाइसेंस हटा दिए, टैक्स कम कर दिया, फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करा, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट आप अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, देन फ्रीडम ऑफ फिक्सिंग गुड्स एंड सर्विसेज, आप प्राइस अपने तरीके से फिक्स कर सकते हो। तो ये सब था लिबरलाइजेशन के अंदर। सो आई होप आपको लिबरलाइजेशन समझ में आ होगा। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है प्राइवेटाइजेशन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ते हैं हमारा सेकंड पॉइंट जो कि है प्राइवेटाइजेशन। नाम से चल रहा है प्राइवेट सेक्टर के बारे में कुछ बात हुई है, क्या बात हुई है देखते हैं। रेफर्स टू गिविंग, प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। मतलब साफ सुथरा रखा है कि प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर थे उनकी तो इंक्रीज हो गई, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन को बूम मिला, ठीक है, उनको ग्रेटर रोल दिया गया, और जो पब्लिक सेक्टर है और यहाँ हम बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनका जो रोल था वो कम कर दिया गया, उनका जो काम था वो रिड्यूस कर दिया गया, और जो सिक यूनिट्स थे उन्हें हटा दिया गया, ठीक है, उनके एक बोर्ड बनाया जो जो अभी हम पढ़ेंगे कि कौन सा बोर्ड बनाया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, प्राइवेटाइजेशन डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर मींस जब ये पॉलिसी लेके आए तो यहाँ पे पूरी तरीके से बात करेगी प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पे रोल बढ़ा दिया ताकि वो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करे, और जो पब्लिक सेक्टर थी या जो गवर्नमेंट सेक्टर थी, जो सिक यूनिट्स थी, मतलब कि जो ढंग से काम नहीं हो रहा था, यहाँ पे वो ढंग से काम नहीं कर रहे थे, तो उनको हटा दिया गया। तो अब हम पढ़ते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। ओके माय फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन किस तरीके से हुआ, क्या क्या इसके पॉइंट्स थे। सबसे पहले दे रखा है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको हम बोलते हैं BIFR। ये बनाया गया। अभी क्यों बनाया गया, इसको क्यों प्रोसेस में लाया गया, बिकॉज दिस बोर्ड सेट अप टू रिवाइव यूनिट्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सफरिंग फ्रॉम लॉसेस। आई रिपीट, दिस बोर्ड सेट अप टू रिवाइव यूनिट्स इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सफरिंग फ्रॉम लॉसेस। गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर की ऐसी यूनिट्स जो कि घाटे में चल रही है या उसकी फंक्शनलिटी ढंग से नहीं हो पा रही, हो सकता है वो लॉस में चल रही हो सकता है उतना प्रॉफिट नहीं दे रही हो सकता है वो उस तरीके से वर्किंग नहीं कर रही हो, वहां का एनवायरमेंट कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी गवर्नमेंट की यूनिट्स, ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो कि ढंग से फंक्शनलिटी नहीं कर पा रहे, ठीक है, आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, ढंग से काम नहीं हो पा रहा, उनके अपडेट के लिए और उनके रिवाइव के लिए और उन्हें देखने के लिए और उन पे काम करने के लिए बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं BIFR, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर पहली चीज तो ये हुई। तो इस चीज हमने पढ़ा डिसइन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे देखा है डायल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट। आई रिपीट, डायल्यूशन ऑफ द स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये क्या चीज है, इन दिस 51% ऑफ द शेयर्स एक्वायर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर व्हिच मींस ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। इसका अंदर हुआ क्या कि जो इसके अंदर होता है गवर्नमेंट में ऐसा होता है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक बॉडी, अब उसका अगर 51% शेयर प्राइवेट सेक्टर के पास है या फिर जिसके पास 51% शेयर है, तो वो उस चीज का ओनरशिप या उस चीज का मालिक बन जाता है। अगर 50 मान लो 50% गवर्नमेंट के पास शेयर्स हैं और 50% प्राइवेट के पास है, तो वो इक्वल पार्टनर्स हैं। बट अगर 51% शेयर प्राइवेट ने ले लिए या 51% शेयर जिसने ले लिए, तो वो उसका मालिक बन जाता है। तो डायल्यूशन ऑफ द स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ द दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर का मतलब यही है कि गवर्नमेंट सेक्टर ऐसे सेक्टर जो कि ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, फंक्शन ढंग से नहीं हो रही, उनका डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, मतलब उनको प्राइवेट सेक्टर के ओनरशिप में भेज दिया गया और 51% शेयर जो थे वो प्राइवेट सेक्टर ने ओन कर लिए, मतलब अब उनको प्राइवेट सेक्टर रन करेगी। तो इसे बोलते हैं 51 शेयर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। 50-50 अगर दोनों के पास है, दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, अगर 51% शेयर आ जाते हैं किसी पार्टी के पास तो उसका ओनर बन जाता है, ठीक। इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ कि जो जिस मान ली पब्लिक सेक्टर है तो उसको भी इसमें हिस्सा ही नहीं, पब्लिक सेक्टर का उसमें हिस्सा है, बट उसको जो रन करेगी वो करेगी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर की,
ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था प्राइवेटाइजेशन। सो अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है ग्लोबलाइजेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। ओके, तो हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि ग्लोबलाइजेशन। हमने सबसे पहले पढ़ा लिबरलाइजेशन, देन प्राइवेटाइजेशन, और अब हम पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन नाम से चल रहा है, ग्लोबल मींस रिलेटेड टू वर्ल्ड। अब क्या है, टिल 1991 गवर्नमेंट फॉलोइंग स्ट्रिक्ट पॉलिसीज इन रिगार्ड टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस एक्सेट्रा, अबोलाइजेशन। अब हुआ क्या, देखो मैं तुम्हें बताया था कि 1991 से पहले फॉरेन कैपिटल, फॉरेन मार्केट जो था, वो आप उसको है कि वो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी उसके खिलाफ, ठीक है। देन सेकंड थिंग ये थी कि आप फ्रीली अपने गुड्स एंड सर्विस को मूव नहीं कर सकते थे, ठीक है। आप अपना एक्सपेंशन नहीं कर सकते थे, ठीक है। आप अपने बिजनेस की ग्रोथ नहीं कर सकते थे, ठीक है। वेरियस सारे टैक्स देने पड़ते थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल थी, बहुत कुछ था। तो उस वजह से क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल मीन्स आप अपने कि आप वर्ल्ड से कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाए, ठीक है। फॉरेन मार्केट आपके पास नहीं आया, आप फॉरेन मार्केट्स नहीं गए, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे बैरियर्स लग गए, आप ग्लोबली वर्ल्ड को रीच नहीं कर पाए। तो 1991 के अंदर जब ये पॉलिसी आई तो इससे ग्लोबलाइजेशन में बहुत फायदा हुआ, ठीक है। हमारे जो बैरियर्स थे नेशंस के साथ वो खुल गए, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगे, हमारे जो व्यवहार थे उनके साथ, पड़ोसी देशों के साथ, वो अच्छे बन गए। हमने बहुत सारी ट्रीटीज साइन करी, ठीक है। इससे उनको भी फायदा हुआ और इससे हमारे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिला। तो ग्लोबलाइजेशन सिंपल ये था कि ग्लोबलाइजेशन मतलब कि जब ये पॉलिसी थी 1991 के पहले, तो बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के खिलाफ, ठीक है। बहुत सारे टैक्सेस थे, तो मतलब कि आप ग्लोबली रीच नहीं कर पाते थे, आप अपने डिफरेंट कंट्रीज में नहीं जा पाते थे। बहुत सारे बैरियर्स जो होते थे कंट्रीज के, वो लग जाते थे, ठीक है। आप अपने पड़ोसी देश से कोई व्यापार नहीं करते थे, क्योंकि जब तक आप सामने वाले से व्यापार नहीं करोगे, ठीक है, आप उस कंट्री में जाओगे नहीं, ठीक है, ठीक है। उनकी चीजों को जब तक आप समझोगे नहीं तो आप में एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा। तो जब ये बैरियर हट गया, जब ग्लोबलाइजेशन हम लेके आए, तो उससे क्या वो बैरियर्स हट गए, ठीक है। हमारा अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन होने लग गए, हमने वैसे ट्रीटी साइन करी, हमने फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत हमें रिडक्शन मिला टैक्स में। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं थी। तो अब हम पढ़ते हैं इसके पॉइंट्स कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर हुआ क्या क्या। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। तो पहला पॉइंट है इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। वही सेम चीज की जो रिडक्शन था इंपोर्ट ड्यूटीज के ऊपर, वो कम कर देगी, जो टैक्स थे वो कम कर देगी, ताकि हम आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, सेकंड पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम बोलते हैं FERA, रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FEM। मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था उसको रिप्लेस कर दिया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से। कुल मिलाकर जो रेगुलेशंस लगाए हुए थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर, जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाए थे उनको हटा दिया, उस रेगुलेशन को हटा के यहाँ पे मैनेजमेंट कर दिया। मैनेजमेंट का सिंपल समझिए कि हमने मैनेजमेंट का मतलब कि रिडक्शन कम कर दी है, ठीक है। आप फ्रीली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ग्लोबली रीच कर सकते हैं, ठीक है। देन रिडक्शन, थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज, सेम की जो इंपोर्ट ड्यूटीज उसको रिड्यूस कर दिया। कुल मिला के समर अप में ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन जो है उसमें आप ग्लोबली जो आपके जो रिस्ट्रिक्शंस थे, आपके जो बैरियर्स थे, जो 1991 के अंदर पॉलिसी से पहले जो हमने देखा कि कैसे हम हमारे जो गुड्स थे उसको फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे, ठीक है, कैसे हमें हाई टैक्स देने पड़ते थे, कैसे हम एक्सपेंशन या ग्रोथ नहीं कर सकते थे, तो वो सब हटाने के बाद ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबली वर्ल्ड खोल दिया गया, ठीक है। हम जो हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज थी और अदर फॉरेन कंट्रीज थी, हमने उनके साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज स्टार्ट करी, ठीक है। उससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिला, हमें फॉरेन मार्केट और फॉरेन कैपिटल हमारे यहाँ पे आई, हमने यहाँ पे हमारे आके इन्वेस्ट करा, तो उससे हमारी जो इकोनॉमी थी उसको बहुत ही ज्यादा ग्रोथ मिली। और एक ग्लोबल विलेज मतलब कि सारे बैरियर्स जो हमने पहले लगा रखे थे एक्सपोर्ट में वो हट गए, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन हुआ, और इसी वजह से हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारे जो वर्ल्ड वाइड बैरियर्स थे वो सब हट गए, हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना जब आसान हो गया, जब टैक्स हम इतने देने पर, तो हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, रिलेशनशिप मेंटेन हुआ और ग्लोबली हम रीच करने लग गए, ठीक है। जो ग्लोबली इंटरेक्शन था फिर डिफरेंट कंट्रीज वो बढ़ गया, तो ये सारी चीजें हुई। ओके, एक मैं समरअप कर देता हूँ वापस से दोस्तों आपके लिए कि सबसे पहले हमने पढ़ा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के अंदर की 3 एलिमेंट्स थे। सबसे पहले हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन, देन हमने पढ़ा प्राइवेटाइजेशन, और देन हमने पढ़ा ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा कि जो फ्यू इंडस्ट्रीज थी लाइसेंस, उनकी जो अबोलिशन ऑफ द लाइसेंस एक्सेप्ट फ्यू इंडस्ट्रीज थी, बस उनको लाइसेंस की जरूरत थी, किसी को लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, वो हटा दी गई। जो हम बात कर रहे हैं लिबरलाइजेशन के अंदर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो था ड्यूटी थी वो हटा दी गई, टैक्स हटा दिया गया, फ्रीली गुड्स हम मूव कर सकते थे, हमने बिजनेस को एक्सपेंशन कर सकते थे, फॉरेन कैपिटल को हम अट्रैक्ट कर सकते थे, एंड हाँ हमारे प्राइस की जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज था हम उसकी प्राइस
खुद फिक्स कर सकते थे। देन हमने बात करी प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंदर सिंपल सी बात ही करी कि जो गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट की जो 6 यूनिट्स थी, कि ऐसी यूनिट्स या ऐसी सेक्टर्स गवर्नमेंट के जो ढंग से काम नहीं कर रहे या उनकी फंक्शनलिटी में दिक्कत आई, तो उनके लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसको बोलते हैं BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल एंड रिकंस्ट्रक्शन। उस वजह से उनको बहुत हेल्प मिली। और साथ ही साथ में जिसको हम बोलते हैं डायल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट स्टॉक, मींस डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया। मींस जो कि ऐसी 6 यूनिट्स थी गवर्नमेंट की, तो प्राइवेट सेक्टर ने 51% एक्वायर कर ली शेयर, जिससे कि उसकी जो ओनरशिप थी वो प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई और प्राइवेट सेक्टर ने उसको अंडरटेक कर लिया। देन हमने बात की यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबली हमने पढ़ा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन के लिए हमारे इंपोर्ट जो था वो रिडक्शन हो गई टैक्स में, है ना। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बन गया और हम कैसे ग्लोबली वर्ल्ड वाइड रीच करने लगे ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया, जो रिलेशनशिप है वो अच्छे मेंटेन हो गए। तो ये था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड यार प्लीज सपोर्ट करो। आई नीड सपोर्ट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट अच्छा है, तो यार प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज सब्सक्राइब करो। और अगर आपको लग रहा है कि कोई गलती है या कुछ भी अगर आपको लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताओ, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा एंड मैं उस पर काम करूंगा ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। एंड या प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी आप इस वीडियो को देखें। थैंक यू।